रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निधि बहुत ही रईस घर की बेटी थी और एकलौती होने के कारण उसके पिता उसकी सब इच्छाओं को पूरा करते थे। वो जो भी चीज मांगती, निधि के पिता धनी राम उसके सामने वो चीज लाकर रख दिया करते। एक दिन निधि अपनी कार से कॉलेज की तरफ जा रही थी, तभी उसकी कार की टक्कर एक बाइक वाले से होती है, जो कि जतिन था। निधि से टकराकर जतिन अपनी बाइक के साथ गिर पड़ता है और निधि अपनी कार से बाहर आकर उससे कहती है, सुनिए, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं जी, शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आप मुझे बता दीजिए कि मैं जिंदा तो हूँ ना। क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी बड़ी गाड़ी से गरीब की बाइक और उसे टक्कर मारी है, मुझे लगी नहीं होगी क्या? चलिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए, मेरी बाइक की मरम्मत का खर्चा भी आप ही देंगी। जतिन का ये स्वभाव देखकर निधि हैरान थी, वो इतना अजीब क्यों है। जिसके बाद निधि उसे लेकर अस्पताल जाती है और उसकी पट्टी करवाती है। उसके बाद दोनों बाइक ठीक कराने के लिए साथ में गैराज जाते हैं और सुबह से शाम तक समय साथ बिताते हैं। निधि को जतिन के साथ पूरा दिन बिताकर अच्छा लगता है। वहीं जतिन भी अपने मन में कहता है, मुझे तुम मिलती ही अच्छी लगी। गैराज आना और अस्पताल जाना तो बस तुम्हारे साथ आने का बहाना था। उम्मीद है जैसा फील मैं कर रहा हूँ तुम भी कर रही होगी, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। जतिन अब अपने घर चला जाता है और निधि अपने। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे और सोशल साइट पर एक दूसरे को तलाश कर बातें करने लगते हैं। दोनों को कुछ दिनों बाद प्यार होता है और दोनों अपने अपने परिवार को बताकर शादी कर लेते हैं। धनी राम विदाई के समय निधि से कहता है, बेटी, तेरी शादी तो मैं किसी रईस बड़े घर में करवाना चाहता था, लेकिन तुझे ये मिडिल क्लास लड़का पसंद आया। अब तू शादी करके जा तो रही है, लेकिन इस घर की जायदाद पर तेरा कोई हक नहीं है। ये सब मैं अपने मरने के बाद डोनेट कर दूंगा। तब तक तुझे जितने दिन यहाँ आकर रुकना है रुक, लेकिन मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना। धनी राम ये कड़वे बोल बोल कर अपनी बेटी को विदा कर देता है और निधि अपने ससुराल आती है, जहाँ वो अपने कमरे में घूंघट किए बैठी थी। तभी उसे गर्मी लगने लगती है और वो खुद को पल्लू से हवा करने लगती है। तभी वहाँ जतिन आता है और निधि उससे कहती है, कितनी गर्मी है, एसी चला दीजिए ना। एसी नहीं है, हमारा दिल ही हमारे लिए एसी है। मुझे मटके का पानी पीने की आदत है, इसलिए हमारे घर में फ्रिज भी नहीं है। आंखें कमजोर होती है, इसलिए ना ही हमारे पास टीवी है। तो कुल मिला के ना फ्रिज है, ना टीवी है, ना एसी है, और हाँ, वॉशिंग मशीन भी नहीं है। ओह, सो स्वीट। सोचा होगा इन सब चीजों को संभालने वाली घर में आएंगी तब खरीदेंगे, है ना? नहीं निधि, क्या जरूरत है इस घर में इतने सामान की, जब रहने वाले तुम, मैं और माँ ही है। और माँ को तो पंखे की आदत भी नहीं है, वो गांव की है ना, इसलिए उनके कमरे में पंखा तक नहीं है, बस अपने कमरे में है। क्या करोड़पति की बेटी एक पंखे वाले ससुराल में? अरे मेरे घर की रसोई में भी पंखा है और यहाँ पर नहीं है। निधि ये बोलकर गुस्सा होकर सो जाती है, लेकिन रात को उसकी नींद पंखे की घर घर की आवाज से टूट जाती है। जिसके बाद वो खुद से कहती है, अब जैसा है तेरा ससुराल है, तुझे ऐसे मुंह नहीं फुलाना चाहिए। निधि ये सोचकर किसी तरह सो जाती है और अगली सुबह गर्मी में अपनी रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाती है। वो चाय लेकर आ ही रही थी कि जो पसीना उसके माथे पर था, वो उसके हाथों में जो कप की ट्रे थी, उसके कप में गिर जाता है और उसकी सास कहती है, हाय हाय, बहू, पहला दिन है तेरा यहाँ और तू अभी से हमको क्यों ये गंदे पसीने वाली चाय पिलाएगी? तुझे शर्म नहीं आती है क्या? माँ जी, ऐसा मत कहिए, इसमें मेरी क्या गलती है? रसोई में इतनी गर्मी थी, थोड़ा सा पसीना तो गिर ही गया ना। अब मुंह जोरी मत कर और दोबारा चाय बना कर ला। निधि दोबारा से चाय बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। पूरा दिन निधि पंखे को घूरती रहती है। वो अपने पंखे को घूरते हुए खुद से कहती है, क्या मांगा था? एक ठीक ठाक पति और ससुराल, और क्या मिला? एक पंखे का ससुराल। और इस पंखे की सासें भी मेरी सास की तरह हैं, न जाने कब बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। निधि परेशान होकर अपने पिता को कॉल लगा देती है और अपनी बेटी को परेशान देखकर धनी राम उससे की गई सब बातें भूलकर उसके घर में एक 2 टन का एसी भिजवाता है। और जब जतिन काम से घर आता है तो उसकी माँ उसको घर में एसी होने की बात बताती है और जतिन अपनी बीवी के कमरे में जाकर कहता है, ये सब क्या है निधि? तुमने अपने पापा से एसी क्यों मंगवाया? अरे जबकि मैंने तुम लोगों से जरा भी दहेज नहीं लिया। ओहो, तो क्या हो गया? मेरे पापा है, हक बनता है उनका। और ऐसे बात मत करो मुझसे।
याद नहीं जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझसे गैराज और अस्पताल का बिल भरवाया था। अरे पागल औरत, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता था और जितने का बिल तुमने उस दिन भरा ना, उससे ज्यादा की तो मैं तुमको अब तक कॉफी पिला चुका हूँ। चुपचाप मेरी बात मानो और ये एसी अभी के अभी वापस करो, वरना ये एसी तो जाएगा ही, साथ में तुम भी जाओगी। जतिन की बात सुनकर निधि अपने पिता के पास वापस एसी को भिजवा देती है, लेकिन उसको एसी की आदत थी और गर्मी में रहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन जतिन के हालात नहीं थे कि वो अपने घर में एसी अफोर्ड कर पाए। ऐसे ही दिन बीतते हैं और निधि एडजस्ट कर लेती है। निधि की सहेलियां चंचल और चारू से मिलने आती है और निधि से कहती है, यार निधि, तू इस घर में कैसे रहती है? यहाँ कितनी गर्मी है। इससे ठंडा तो तेरे घर का किचन है। एसी चलाना हम दोनों को तो गर्मी में उबाल क्यों रही है? यार सॉरी, एडजस्ट कर लो ना। वो क्या है ना, घर में एसी नहीं है, बस पंखा है, वो भी मेरे कमरे में। यार फिर तो हमको यहाँ से चलना चाहिए, ऐसे तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। हाँ यार, हमारा तो यहाँ बैठ पाना ही मुश्किल हो रहा है, और अगर लव मैरिज करने के बाद लाइफ ऐसी होती है तो हम तो मम्मी पापा की पसंद से ही शादी करेंगे। खैर, भगवान तेरा भला करे। वी कांट बिलीव दिस। हम चलते हैं। ये बोलकर चंचल और चारू चले जाते हैं, जिसके बाद ये सब निधि की सास भी सुन लेती है और वो जतिन से अकेले में आकर कहती है, बेटा, तूने मेरे कमरे में पंखा नहीं लगवाया क्योंकि मुझे बिना पंखे के रहने की आदत थी, पर बहू बड़े घर से है, वो पूरी कोशिश कर रही है एडजस्ट करने की, पर क्या हम उसके लिए एक एसी नहीं लगवा सकते? कब तक वो एक पंखे के ससुराल में रहेगी? और ये पंखा भी मैं अपने दहेज में लेकर आई थी, इतना पुराना हो गया है। वो तुम मेरे कमरे में लगवा दे, वैसे भी वो ना के बराबर चलता है। ठीक है माँ, अब इस बारे में कुछ सोचता हूँ, लेकिन आप निधि को कुछ मत बताना। अगर मैं इंतजाम नहीं कर पाया तो मैं नहीं चाहता कि उसे खामखा बुरा लगे। ठीक है बेटा, मैं बहू से जितना भी लड़ूं, पर वो मेरी बेटी जैसी है। मेरी मान तो बहू का बहुत ख्याल रख। पारुल की बात जतिन को अच्छी लगती है, जिसके बाद वो अगले दिन कुछ लोगों को भेजकर एसी लगवा देता है, पर लोग निधि को ये नहीं बताते कि एसी जतिन लगवा रहा है। और तभी जतिन भी दिन में ही छुट्टी करके ऑफिस से घर आता है और निधि जतिन के आते ही उससे कहती है, जतिन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो पापा को एसी वापस कर दिया था। ना जाने ये कौन लोग हैं जो एसी लगा रहे हैं। निधि, ये एसी मैंने लगवाया है तुम्हारे लिए, तुम्हें गर्मी लगती थी ना, अब अपनी बीवी के लिए ईएमआई पर एक एसी तो मैं ले ही सकता हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे हो, लेकिन अब से मैं भी नौकरी करूंगी, क्योंकि जितना ये घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है, तो फिर सारे फर्ज तुम ही अकेले थोड़ी निभाओगे। ठीक है मैडम, जैसा तुमको ठीक लगे। खुश? अब तो तुमको पंखे वाले ससुराल में कोई परेशानी नहीं है ना? जतिन की बात सुनकर निधि उसे गले से लगा लेती है और निधि के कमरे का पंखा अब पारुल के कमरे में लग जाता है, क्योंकि वो ना के बराबर ही चला करता था। इसीलिए अब निधि का ससुराल एक पंखे का ससुराल भी रहता है, पर उसमें एसी भी लग जाता है। सरिता और राधिका कहने को तो सास बहू थी और एक ही घर में रहती थी, लेकिन एक ही घर में रहने के बाद भी उन दोनों की रसोई अलग अलग थी, क्योंकि उसकी बहू राधिका नॉनवेज खाने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सास सरिता लहसुन प्याज भी देखना पसंद नहीं करती थी। इस वजह से दोनों अपनी रसोई अलग अलग रखती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय राधिका अपनी रसोई में नाश्ता बनाने के लिए जाती है और देखती है कि उसकी रसोई में गैस खत्म हो गई है। तभी वो गुस्से में किचन से जाकर सोफे पर बैठ जाती है और समीर से कहती है, यार, गैस को भी अभी खत्म होना था। यहाँ मेरी भूख की वजह से जान निकल रही है और किचन में गैस खत्म हो गई। अब मैं क्या करूँ यार, मुझे भूख लगी है। मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, कुछ सुन भी रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन अब औरतों के काम में मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, आप तो सिर्फ हॉल में बैठकर आराम से न्यूज़पेपर ही पढ़ सकते हैं बस। अब तुम ही बता दो, न्यूज़पेपर ना पढूं तो क्या करूँ मैं? मुझे भूख लगी है बहुत जोर से, अब मैं क्या करूँ? गुस्सा कम करो और शांत रहो, कम बोलो, देखना भूख कम लगेगी। भगवान, कैसा पति दिया है आपने जिससे मेरी दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ भूखी मर रही हूँ और ये आराम से बैठे हुए हैं। वही तो पूछ रहा हूँ कि और क्या कर सकता हूँ मैं? आप ये करिए, या तो मेरे लिए नाश्ता लेकर आइए बाहर से, या तो मेरे लिए गैस का इंतजाम कीजिए बस, वो भी जल्दी, मुझे कुछ नहीं पता है।
यार तुम अजीब हो। अब इतनी सुबह गैस कहाँ से लेकर आऊँ मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तुम्हें जो करना है करो। समीर ये कहकर हॉल में ही बैठ जाता है और राधिका हॉल में बैठी भूख के मारे आग बबूला हो रही होती है। तभी अचानक उसे अपनी सास की रसोई की याद आती है और वो अपने मन में कहती है, मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ, इतनी देर से भूख भूख चिल्ला रही हूँ। अब तक तो अपने नाश्ते का ऑमलेट तो मैं माँ जी की रसोई में बना लेती और साफ सूफ कर देती। क्या पता लगता है माँ जी को। वैसे भी आज वो दूर वाले मंदिर गई हैं, उनको आने में टाइम लगेगा, तब तक तो मेरा काम हो जाएगा। चल राधिका शुरू हो जा। राधिका इतना कहकर अपनी सास सरिता की रसोई में जाकर ऑमलेट बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो ऑमलेट बनाकर किचन से बाहर निकलती है, तभी सामने अपनी सास सरिता को देखकर ऑमलेट की प्लेट अपने पीछे छिपाकर घबराते हुए कहती है, माँ जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? आप तो आज दूर वाले मंदिर गई थी, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? उस चीज से तुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं दूर वाले मंदिर जाऊँ या पास वाले मंदिर? और ये तू पीछे क्या छुपा रही है अपने हाथों में? कुछ नहीं माँ जी, आप तो ऐसे ही हमेशा CID बनती रहती हैं। नहीं, कुछ तो छिपा रही है। और हाँ, तू मेरी रसोई में क्या कर रही है? मेरी रसोई में अंडे के छिलके कहाँ से आए? अब तू जल्दी बता, क्या छुपा रही है तू अपने हाथों में? सरिता इतना कहकर राधिका का हाथ पकड़कर आगे लेकर आती है और उसके हाथ में ऑमलेट की प्लेट देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर समीर भी वहाँ आता है। तभी सरिता कहती है, सत्यानाश हो बहू तेरा, तूने मेरी पूरी रसोई को दूषित कर दिया है। तुझे मेरी रसोई में आकर अपना ये ऑमलेट बनाने के लिए किसने कहा था? तेरी रसोई में कौन सा भूचाल आ गया था? माँ जी वो मुझे भूख लगी थी और मेरी रसोई में गैस खत्म हो गई थी, इसलिए मुझे आपकी रसोई में आना पड़ा अपना ऑमलेट बनाने के लिए। नालायक, अगर भूख लगी थी तो कुछ नॉनवेज बना लेती। ये ऑमलेट बनाकर मेरी रसोई को दूषित करने की क्या जरूरत थी? माँ जी मुझे सुबह सुबह ऑमलेट खाने की ही आदत है। बहू, हमेशा अपनी मर्जी के ही काम नहीं करने चाहिए, कभी दूसरों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। अब तेरी वजह से मुझे पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरी रसोई को गंदा किया है, वैसे ही उसे साफ भी कर। माँ जी अब तो आपको पता ही चल गया, तो अब क्या फायदा साफ करने का? अब तो आप खुद भी साफ कर सकती हैं। देख रहा है ना बेटा तू अपनी बीवी के बोल को, जरा सी भी इज्जत नहीं करती है ये अपनी सास की। बताओ, इस उम्र में भी मुझे खुद बना के खाना पड़ेगा। माँ जी आप भी तो देखिए ना, छोटी सी बात का कितना बड़ा तमाशा कर दिया। बस करिए आप दोनों, बस करिए। जैसा हाल मेरे घर का है वैसा किसी के घर का नहीं होगा। एक तो घर में केवल 3 लोगों के होने के बाद भी खर्चे आसमान छू रहे हैं। हर चीज रसोई की मुझे 2-2 बार करनी पड़ती है ताकि आप दोनों के बीच में कोई परेशानी ना हो, शांति रहे घर में। फिर भी शांति तो इस घर में कभी हो ही नहीं सकती। समीर गुस्से में इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ 2-2 रसोई होने के चलते होने वाले खर्चों से समीर दिन पर दिन और परेशान होता जा रहा था। लेकिन दोनों सास बहू को समीर की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक दिन राधिका अपने कुछ दोस्तों को दोपहर के लंच पर बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ सरिता अपनी पड़ोस की औरतों को अपने घर में पूजा के लिए बुलाती है। कुछ समय बाद सभी लोग उसके घर में आते हैं, जहां एक तरफ राधिका अपने दोस्तों के साथ मिलकर नॉनवेज खाना बना के उनके साथ पार्टी कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास सरिता अपनी पड़ोसन औरतों के साथ पूजा कर रही होती है। तभी धीरे धीरे नॉनवेज की स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, जिस पर पंडित कहता है, अरे सरिता, ये किस चीज की बदबू पूरे घर में फैल रही है? जैसे मानो कुछ मांसाहारी बन रहा है। इससे पूजा करने का वातावरण नहीं बन पा रहा है। पंडित जी, आपने बिल्कुल सही बोला। वो क्या है ना, सरिता की बहू को नॉनवेज खाने का बहुत शौक है और अभी वही अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। वही कुछ बना रही होगी अपनी रसोई में। इसका मतलब भगवान का भोग लगाने वाला प्रसाद भी दूषित रसोई में ही बना है। नहीं पंडित जी, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं और मेरी बहू रहते भले ही एक घर में है, लेकिन हम दोनों की पसंद के साथ साथ हमारी रसोई भी अलग अलग है और मैंने प्रसाद अपनी शुद्ध रसोई में बनाया है। सरिता बहन, लेकिन तुम्हारे घर का तो ये रोज का तमाशा है। जब से आपकी बहू आई है, आज तक मैंने कभी आप दोनों की आपस में बनती हुई नहीं देखी। प्रसाद
बेशक अलग रसोई में बना है, लेकिन घर तो एक ही है ना। हाँ सरिता जी, ये बिल्कुल सही कह रही है। घर की छत तो एक है ना आप दोनों की, तो फिर आपका घर शुद्ध कैसे हुआ? पहले अपने घर का वातावरण शुद्ध करिए, तभी शांति से और शुद्ध मन से पूजा हो पाएगी। तब तक के लिए मुझे माफ करिए। पंडित इतना कहकर पूजा को आधे में ही छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सरिता राधिका के पास जाती है और उसे बहुत सुनाती है। तभी उसका पति समीर भी वहाँ आ जाता है, जिस पर सरिता अपने बेटे को सारी बातें बताते हुए कहती है, बस बेटा, अब बहुत हो गया। अब मैं तेरी बीवी के साथ एक ही घर में नहीं रह सकती हूँ। मुझे अब एक नया घर चाहिए, जिसमें मैं आराम से अपनी मर्जी से रह सकूँ। माँ जी, सिर्फ आपको ही क्यों चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे भी आपके साथ इस घर में नहीं रहना है। जब देखो हर बात पर कच कच करती रहती हैं। जैसे आपने हमारी रसोई अलग करवाई है, वैसे ही हमारा घर भी अलग करवा दीजिए। बस बस करिए आप लोग, मैं परेशान हो गया हूँ आप लोग की इस रोज रोज की कचकच से। इस महंगाई के जमाने में एक रसोई चलाना मुश्किल होता है, लेकिन अब सास बहू में लड़ाई ना हो इसलिए मैंने आप सास बहू की रसोई को अलग कर दिया। अब आप कह रही हो घर भी अलग कर दो। अरे मैं अंबानी की औलाद नहीं हूँ। बेटा, तू मुझे सुना रहा है? आज तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करे। लोग सही कहते हैं कि शादी के बाद लड़का बदल जाता है। तू भी बदल गया है। माँ, मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वो भी सिर्फ आपको नहीं, दोनों को। अगर आप लोग एक दूसरे को समझ कर चलें, आपस में तालमेल बिठा कर चले, तो शायद ये सास बहू की अलग रसोई की जरूरत ही ना पड़े। आप खुद सोच कर देखिए, क्या आप लोग सही हैं? समीर की बात सुनकर राधिका और सरिता दोनों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी लड़ाई खत्म करके एक दूसरे से माफी मांगती हैं और एक दूसरे की पसंद नापसंद को ध्यान रखते हुए सास बहू की अलग अलग दो रसोई को मिलाकर सास बहू की एक ही रसोई बना लेती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।